हेलो स्टूडेंट्स, कल आपको वेदर और क्लाइमेट में बताया था मैंने, तो होपफुली आपको आज याद हो गया हो कि वेदर क्या था, क्लाइमेट क्या था। अब देखो, हम उनको साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी हो सकती है। तो आप वही टेबुलर फॉर्म में याद करोगे। वेदर, क्लाइमेट। वेदर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक टाइम की। क्लाइमेट क्या है? एवरेज कंडीशन, लंबे इंटरवल की, 10 साल, 15 साल, 20 साल। ठीक है, मेजर डिफरेंस। सेकेंड, इसको एस्टिमेट करते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, इसको एस्टिमेट करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। क्लाइमेट बहुत रेयरली बदलता है किसी चीज़ का, वेदर रोज बदलता है। ओके। थर्ड, इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं? रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, फॉग एटसेट्रा। इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं? देखो, रेनफॉल दोनों में कॉमन है ना, तो आपको कॉमन फैक्टर भी पता होना चाहिए। ड्रॉट, फ्लड्स, कहाँ पे कितने फ्लड आते हैं, सूखा पड़ता है, स्नोफॉल होती है, रेनफॉल होती है, कितने लंबे समय तक चल रही है, सारी चीज़ें इसके एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट, वेदर का एग्जांपल, जैसे वेदर ऑफ जून इज हॉट। क्यों? जून का वेदर हॉट है। ठीक है, कहाँ पे हॉट है? एक किसी पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम देखिए ना, जून का एक टाइम फ्रेम रख दिया भाई, जून गर्म होती है क्योंकि जून में गर्मी पड़ रही है। आज का वेदर हॉट है या आज गर्मी है। क्लाइमेट क्या है? जैसे क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज ड्राई। ड्राई केमिकल, आपका जो दिल्ली का जो क्लाइमेट है वो ड्राई होता है, उसमें ह्यूमिडिटी नहीं है क्योंकि हमारे पास सी नहीं है कोई भी, सी के नज़दीक ह्यूमिडिटी बढ़ती है। और शिमला का क्लाइमेट कैसा है? कोल्ड। तो ये क्या है? बेसिक आपका डिफरेंस है। अगर आपको वेदर और क्लाइमेट पहले कल समझ में आ गया तो डिफरेंस आप कितने भी बना सकते हो अपनी मर्जी से। अब देखो, कुछ चीज़ें हैं, एक आपको नोट है, याद रखना। मोस्टली जो टेम्परेचर को मेजर करने का टाइम होता है वो होता है आपका नून टाइम और अर्ली मॉर्निंग टाइम। तो कोई फिक्स नहीं है, आप कहीं भी ढूंढोगे ना, किसी बुक में कुछ लिखा मिलेगा, कहीं पे कुछ लिखा मिलेगा। जनरली क्या होता है, दोपहर का 1 से 3 PM तक का जो टाइम होता है, उस टाइम पे तो नोट करते हैं हाईएस्ट टेम्परेचर, और जो कोल्डेस्ट टेम्परेचर वो मेजर करते हैं सुबह 4 से 5 AM के बीच में। ठीक है, सबसे ठंडा उस टाइम होता है और सबसे गर्म 1 से 3 के बीच में। ठीक है, कोई पूछ रहे तो आप ये बता सकते हो। अब एक होती है मीटियोरोलॉजी, एक है क्लाइमेटोलॉजी। सेम चीज़ है। ठीक है, मीटियोरोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी ज़्यादा फर्क नहीं है, बस वही चीज़ जो पहले था। मीटियोरोलॉजी रिलेटेड है वेदर से, क्लाइमेटोलॉजी जैसे नाम से पता चल रहा है किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट से। तो इसमें आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। मीटियोरोलॉजी फोकसेस ऑन वेदर फोरकास्टिंग, मतलब जो आप गूगल करके देखोगे ना कि कल का वेदर कैसा होगा, वो आपको मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट बताता है, मीटियोरोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ मीटियर्स बोलते हैं वैसे, बट आप वेदर फोरकास्टिंग के लिए याद रखो। मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट मेक्स डेली वेदर फोरकास्ट। जो रोज रोज पता चलता है ना, मौसम विभाग की चेतावनी आई है, ये तूफान आएगा, ये सारी चीज़ें, वो कौन बताता है? मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट क्या करता है? डेटा कलेक्ट करता है टेम्परेचर का सारा दिन, और उसको अगले दिन के हिसाब से प्रिडिक्शन बनाता है कि भाई पिछले इतने दिन में ये चल रहा है तो अगले दिन ऐसा होगा। और वो डेटा किस टाइम नोट करता है? वही चीज़ नून में और अर्ली मॉर्निंग में। क्लाइमेटोलॉजी क्या है? क्लाइमेटोलॉजी इज स्टडी ऑफ क्लाइमेट डिफाइंड एज वेदर कंडीशन रिकॉर्डेड फॉर मेनी ईयर्स। वही चीज़, क्लाइमेट लंबे टाइम तक होता है, तो ये लंबे टाइम तक जो रिकॉर्डेड डाटा है, काफ़ी लंबे टाइम तक, उसको हमने क्लाइमेट बोला। क्लाइमेटोलॉजी हमें क्या बताती है? नेचर ऑफ अ प्लेस, कि जनरली एक प्लेस कैसा है। और मीटरोलॉजी क्या बताती है? उसका वेदर कैसा है, आज कैसा है, कल चेंज हो सकता है। लेकिन क्लाइमेटोलॉजी क्या बताएगी? कि जनरली ऐसा रहता है, रेयरली बदलता है। फिर टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड एट नून एंड अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, तो ये थी मीटरोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आओ, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लाउड्स। अब क्लाउड्स तो आपको पता ही होगा क्या होते हैं। क्लाउड्स मतलब बादल। अब देखो, हमने हीट पढ़ा था, हीट ट्रांसफर में 3 मेथड थे, आपको याद होगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। क्लाउड्स जो बनते हैं वो बनते हैं कन्वेक्शन से, याद रखना। क्लाउड्स आर फॉर्म्ड बाय कन्वेक्शन। अब बादल बनते कैसे हैं ये देखो, पहले मैं आपको हिंदी में आराम से समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। देखो, आपने पढ़ा था ना कि जब भी गर्मी बढ़ती है और एयर हीटअप होती है तो एयर ऊपर राइज करती है। ठीक है, तो आपको बस यही बात समझनी है कि जो लैंड के नियर अबाउट, सी के नियर अबाउट जो एयर है, मान लो सी है, सी के ऊपर का जो सरफेस है वाटर का, वो हीट होगा। जब वो हीट होगा तो वहाँ की एयर भी हीट होगी। अगर वो एयर हीट होगी तो वो लाइट हो जाएगी, और लाइट एयर कहाँ जाती है? अप, तो वो एयर क्या हो जाएगी? ऊपर राइज कर जाएगी। लेकिन जब हीट बढ़ेगी तो ह्यूमिडिटी घट जाएगी। ह्यूमिडिटी के बारे में भी आपने पढ़ा है, ह्यूमिडिटी कम हो जाती है हीट करने से, वाटर वेपर कंटेंट कम हो जाता है, तो ह्यूमिडिटी क्या होएगी? घट जाएगी। अगर ह्यूमिडिटी घट रही है, ठीक है, नीचे, तो एयर ऊपर जाने लग रही है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगी, नीचे तो गर्मी बढ़ रही थी, ऊपर तो ठंड है, जब एयर ऊपर जाएगी तो वो एकदम से क्या होएगी? कंडेंस, यानी ठंड मिलेगी। तो जितना भी वेपर था,
वेपर क्या होएगा, कंडेंस हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगी। और कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, वेपर से लिक्विड। तो वो सारा वेपर किस फॉर्म में बदल जाता है, ड्रॉपलेट्स में, वाटर ड्रॉपलेट्स में। और वो ड्रॉपलेट किसके अंदर आसपास हो जाती हैं, जो भी एयर के साथ मिक्सचर उनको मिलता है उसके साथ मिक्स करके वो क्लाउड बना लेते हैं। समझ में आया? देखो, सनरेज हीट द ग्राउंड एंड द एयर अबव इट, द वार्म एयर बिकम्स लाइट एंड राइजेज अप, कॉजेज रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी। जो मैंने आपको बताया कि हवा गर्म होगी, उसके अंदर से ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी जब वो ऊपर राइज करेगी। अगर ह्यूमिडिटी घट गई और वो ऊपर चलेगी तो ऊपर जाने के बाद टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, क्योंकि नीचे टेम्परेचर ज़्यादा था। ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर वाटर कंडेंसेस टू फॉर्म लिक्विड फ्रॉम वेपर। टेम्परेचर कम होगा तो क्या प्रोसेस होता है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होगा तो आपके क्लाउड्स बन जाएंगे, वो लिक्विड क्लाउड्स के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। फिर जब काफ़ी ज़्यादा लिक्विड हो जाएगा तो क्लाउड आपका वहाँ से क्या करेगा, बारिश कर देगा, रेन हो जाएगी और आपको रेन मिल जाएगी। मोस्टली क्लाउड कहाँ बनते हैं, माउंटेन्स पे, क्योंकि वहाँ पे कंडेंसेशन क्या होती है, जल्दी होती है। जैसा अभी आपने बात किया था ना कि माउंटेन्स का क्लाइमेट कैसा होता है, हिल्स का क्लाइमेट क्या है, ठंडा क्लाइमेट है। अगर ठंडा क्लाइमेट होगा तो वहाँ पे प्रेसिपिटेशन आपकी, कंडेंसेशन आपकी बहुत स्पीड से होगी, मतलब ठंडा एकदम से होगा, और एकदम से होगा तो आपका वाटर वेपर एकदम से लिक्विड में बदल जाएगा, को बारिश में। करेक्ट, समझ में आया बारिश कैसे होगी। अब अगर बारिश हो गई, ठीक है, हमने पहले हीट में भी बात किया था कि टेम्परेचर है, हमने पढ़ लिया, गुड। अब टेम्परेचर को मेजर कैसे करें, तो सेम चीज़, अगर बारिश हो जाती है तो बारिश को मेजर कैसे करें। तो हर चीज़ के लिए हमने इंस्ट्रूमेंट बनाया है। बारिश को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट बनाया है वो क्या है, रेन गॉज, इसको गॉज बोलते हैं। रेन गॉज क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक सिलेंड्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा लगा लो एक कांच का गिलास होता है ना आपका, उस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। उसके अंदर उससे हम एक एरिया में रख देते हैं और उसके अंदर बारिश होने देते हैं, फिर मेजर करते हैं कितना बारिश हुई है। ठीक, सिंपल, कोई मुश्किल चीज़ नहीं इसमें। लेकिन उसका फिक्स होता है कि वो इतने एरिया का होगा। जैसे मैं बताऊँ, पतीला इतना चौड़ा हो सकता है, ग्लास आपका इतना हो सकता है ना, पेन बहुत पतला है तो सारे सिलेंड्रिकल शेप, लेकिन सबकी अलग अलग साइज है, तो उसका एक फिक्स साइज होता है और वो एक सिलेंडर शेप में होता है। ठीक है, रेन गॉज क्या होगा, टू मेजर रेनफॉल ऑफ अ प्लेस वी यूज एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गॉज। इट इज अ मेजरिंग सिलेंडर विद अ फनल ऑन टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। ऊपर फनल, फनल क्या होती है पता है ना, एक साइड से वो वाइड होती है, एक साइड से ऐसे इस फॉर्म में होती है, ताकि ज़्यादा एरिया नीचे पानी इकट्ठा हो जाए। ठीक है, जब किसी ज़्यादा विड्थ वाली चीज़ में से कोई छोटी कम विड्थ वाली चीज़ में कोई लिक्विड डालना हो, जैसे बोतल वगैरह में आप कुछ डाल लो, तो फनल का यूज़ करते हैं। और उसके बाद क्या है, रेन गॉज पता चलेगा क्या होगा, मेजरमेंट करेगा और क्या कैसा दिखता है। फिर क्या है, इसके यूजफुल क्या है, इसका यूजफुल क्या है कि रेन गॉज से आप क्या आइडिया लगा सकते हो, किसी जो मान लो रेन गॉज से हमने नोट किया 1 महीने, 1 साल, 10 साल, 20 साल तक नोट किया कि इतनी बारिश हुई, तो फिर हम उसकी क्लाइमेट बता सकते हैं कि भाई यहाँ का मौसम ऐसा ही रहता है। जैसे बोलते हैं ना, मेघालय में एक जगह है मास्टर राम, चेरापूंजी बोल देते हैं, वहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल होती है। तो हाईएस्ट रेनफॉल कैसे पता चला, वहाँ पे हम नोट करा, हर बार देखा उनका इंडिया में सबसे ज़्यादा वहीं हो रही है, तो हमने बोला उसका क्लाइमेट रेनी है। समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म क्या है, स्टॉर्म सुना होगा, स्टॉर्म का मतलब तूफान। थंडरस्टॉर्म मतलब जब तूफान के साथ साथ बिजली भी कड़के। जो कई बार बारिश होती है जब हैवी, तो बिजली गिरती भी है, कड़कती भी है, देखा होगा आजकल, थोड़े दिन पहले भी मौसम आपका खराब हुआ था। तो थंडरस्टॉर्म होता क्या है, व्हेन एनी स्टॉर्म इज अकम्पनीड विद हैवी लाइटनिंग एंड थंडर। जब किसी भी नॉर्मल स्टॉर्म के साथ काफ़ी हैवी लाइटनिंग हो, यानी बिजली चमके भी, और थंडर, वो साउंड भी प्रोड्यूस करे, उसको बोलते हैं थंडरस्टॉर्म। बहुत डेंजरस होते हैं, आपको पता है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं, और मोस्टली समर्स में होते हैं थंडरस्टॉर्म्स। ठीक है, समर्स में क्यों होते हैं, क्योंकि इसी टाइम पे आपकी लाइटनिंग और वो थंडर की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है कंपेयर टू इन विंटर्स। होते विंटर्स में भी है, लेकिन ज़्यादातर समर्स में होते हैं। बहुत डेंजरस होते हैं। डेंजरस कैसे होते हैं, अगर कहीं पे गिरते हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी टॉल पड़ता है। कैसे कि जो लाइटनिंग इससे गिरती है, जो बिजली कड़कने से जो बिजली गिरती है, वो करंट ही है बेसिकली। और करंट आपको पता है किसी को भी लगेगा तो डैमेज करेगा, और ये करंट तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज का होता है, कई लाख वोल्ट का करंट होता है, और वो जहाँ भी गिरता है वहाँ पे सब कुछ जला देता है उस एरिया में। ठीक है, थंडरस्टॉर्म्स कॉजेज लाइटनिंग विच कैन हार्म वट एवर इट स्ट्राइक्स एंड कॉजेज मैनी डेथ्स एवरी ईयर। और इंडिया में बहुत सारे लोग मरते भी हैं थंडरस्टॉर्म से हर साल, क्योंकि कहीं ना कहीं तो गिरेगा। पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा है, लोग कहीं ना कहीं ऐसा खाली एरिया में तो नहीं है, जो भी नीचे आएगा उसका बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई व्हीकल नीचे आ जाता है तो व्हीकल डैमेज हो जाता है, पेड़ आ जाता है पेड़ जल जाता है, जो भी चीज़ जहाँ भी गिरती है बिजली इतनी हैवी, वो उसका नुकसान होता ही है। तो इनको बोलते हैं थंडरस्टॉर्म।
ठीक है। और बस एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि अगर थंडरस्टॉर्म से बचना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने घर के ऊपर एक ऐसा टावर लगाना चाहिए मेटल का, जिससे एक वायर जाके घर के साइड से सीधा जमीन में लगा दो, ताकि अगर इलेक्ट्रिसिटी गिरे भी ऊपर से तो क्या हो, उस मेटल पे कनेक्ट हो और वो घर के बाहर बाहर सीधा नीचे निकल जाए, तो आपके घर के ऊपर थंडरस्टॉर्म कभी भी कुछ इफेक्ट ना डाल पाए, बिजली आपके घर पे ना गिर पाए। ऐसा करते हैं नॉर्मली लोग। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया हो। हमने क्या पढ़ लिया, थंडरस्टॉर्म, रेन को, ये सब कवर किया। कल हम पढ़ेंगे अर्थ के 3 जोन्स, कि इक्वेटर से ऊपर कैसा होता है, नीचे कैसा होता है, इक्वेटर के ऊपर कैसा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना आप नोट कर लो।